दोस्तों, अक्सर देश अपनी आज़ादी का जश्न ढोल नगाड़ों के साथ मनाता है, पर सिंगापुर की कहानी आंसुओं से शुरू हुई थी। 9 अगस्त 1965 को जब सिंगापुर को मलेशिया से निकाल दिया गया, तो ये वहां के लीडर्स के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं था। एक छोटा सा आइलैंड जिसके पास ना रिसोर्सेज थे, ना सोना, ना अपना पानी और ना ही कोई आर्मी। एक्सपर्ट्स ने उस वक्त साफ कहा था कि सिंगापुर सरवाइव नहीं कर पाएगा, पर आज वही आइलैंड दुनिया का सबसे अमीर और एडवांस देश है। सवाल ये नहीं है कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है कि इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया। सिंगापुर की दास्तान किसी क्रांति या इंडिपेंडेंस मूवमेंट से नहीं, बल्कि एक रिजेक्शन से शुरू हुई थी। असली में सिंगापुर पहले मलेशिया का ही हिस्सा था, मगर यह साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। महज 2 साल में ही दोनों देशों के बीच आइडियोलॉजिकल और सियासी दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि रास्ते अलग करने पड़े। सबसे बड़ा कारण दोनों तरफ की सरकारों की सोच में फर्क था। जहां ली कुआन यान सभी नागरिकों के लिए बराबरी चाहते थे, वहीं मलेशिया की रूलिंग पार्टी मूल निवासियों के लिए विशेष अधिकारों पर अडिग थी। और इसी के साथ यहाँ पे नस्ली दंगे। इन वैचारिक टकरावों ने 1964 में भयानक नस्ली दंगे पैदा किए। इन हालत ने यह साबित कर दिया कि दोनों पक्षों के एक साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। अंत में देश की शांति और सुरक्षा के लिए मलेशिया ने सिंगापुर को खुद से अलग करने का फैसला कर लिया। 9 अगस्त 1965 को जब सिंगापुर एक पूरा स्वतंत्र देश बना, तो दोनों पड़ोसियों ने तरक्की के लिए 2 बिल्कुल अलग रास्ते चुने। जहां मलेशिया ने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने शुरू करे, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया और आज साउथ ईस्ट एशिया का एक मजबूत इकॉनमी बना। वहीं सिंगापुर के पास ना ऑयल था, ना गोल्ड, ना ही यहाँ पे खेती करने के लिए जमीन। इन रिसोर्सेज की भारी कमी के बावजूद सिंगापुर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हर चुनौती को एक मौके में बदला और खुद को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हब में तब्दील कर दिया। ये कहानी है एक लिटिल रेड डॉट के चमत्कार की। आइए जानते हैं वो लिटिल रेड डॉट की दास्तान जिसे दुनिया के हर एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दिया। ये कहानी है उस जज्बे की जहां एक देश ने जीरो से शुरू करके दुनिया के सबसे विकसित देशों की कतार में अपनी जगह बनाई। बट आजादी के उस वक्त सिंगापुर के पास जश्न मनाने का मौका नहीं था, क्योंकि उसके सामने 3 ऐसे दुश्मन खड़े थे जो देश को खत्म कर सकते थे। सबसे पहले बुनियादी जरूरतों की कमी। सिंगापुर इतना छोटा था कि वहां खेती के लिए जमीन तक नहीं थी। हालत यह थी कि पीने का पानी तक मलेशिया से खरीदना पड़ता था, और मलेशिया टैप बंद कर देता तो पूरा सिंगापुर प्यासा मर जाता। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे था बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% से ऊपर था और लोग लकड़ी के कच्चे मकानों में रहते थे, जहां ना टॉयलेट थे ना सफाई। इन स्लम्स में अक्सर आग लगने से हजारों लोग बेघर हो जाते थे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे थी सुरक्षा का सवाल। सिंगापुर की हिफाजत करने वाली ब्रिटिश आर्मी ने वापस जाने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब था कि सिंगापुर के पास ना कोई फौज थी और ना ब्रिटिश खर्चे से चलाने वाली इकॉनमी का सहारा। सिंगापुर मैप पर बस एक लिटिल रेड डॉट था जो चारों तरफ से बड़े और दुश्मन देशों से घिरा हुआ था। बट इन गहरे क्राइसिस के बीच में एक आदमी खड़ा था, ली कुआन यान। वो एक पॉलिटिशियन कम था और एक स्ट्रैटेजिस्ट ज्यादा था। उन्होंने समझ लिया था कि सर्वाइवल के लिए 3 कोर पिलर जरूरी हैं: स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक मजबूत और फैसले लेने वाली सरकार, एंड उसी के साथ क्लीन गवर्नेंस, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी, और इकोनॉमिक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश, उनका मकसद सिर्फ सर्वाइव करना नहीं, बल्कि दुनिया को पीछे छोड़ना था। सिंगापुर के लीडर्स ने समझ लिया था कि पुराने तरीकों से गुजारा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दुनिया को हैरान करने वाले 3 बड़े फैसले लिए। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे फोकस करा ग्लोबल मार्केट पे। क्योंकि सिंगापुर के अपना मार्केट छोटा था, उन्होंने जोरोंग का दलदल को फैक्ट्री जोन बनाया और बड़ी फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया। उनका मंत्रा था, पूरा वर्ल्ड ही हमारा मार्केट है। स्टेप नंबर 2 जो उन्होंने लिया वो था सबका अपना घर। गवर्नमेंट ने हाउसिंग बोर्ड बनाया, जिसका मकसद सिर्फ घर देना नहीं था, बल्कि लोगों को ओनर बनाना था, ताकि उनका देश पर भरोसा जागे। एंड आखिरी चीज जो उन्होंने करी वो थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के ऊपर का। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करे। इंग्लिश को मेन लैंग्वेज बनाया गया ताकि पूरी दुनिया से बिजनेस आसान हो सके और हर सिटीजन पूरी दुनिया से जुड़ सके। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और इंडस्ट्री अलाइंड एजुकेशन के जरिए सिंगापुर एक टैलेंट फैक्ट्री बन गया, जहां हर सिटीजन देश की तरक्की में योगदान देने के काबिल बना। बट व्हाट वाज द सक्सेस फॉर्मूला जो कि सिंगापुर को सर्वाइवल से सक्सेस तक के लिए लेके जाती है? यहाँ पे सबसे पहली चीज जो करी गई वो करी गई भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। एंड दे स्टार्टेड द वॉर ऑन करप्शन। सिंगापुर ने करप्शन को एक बीमारी या कैंसर की तरह ट्रीट किया ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीता जा सके। उनका मंत्र था कि अगर सिस्टम साफ होगा तो तरक्की खुद ब खुद आएगी, जैसे कि एंटी करप्शन एजेंसी और CPIB
को फुल पावर दी गई ताकि वो बिना किसी डर के कार्रवाई कर सके। वो हाई सैलरीज देनी शुरू कर दी मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को। हाई सैलरीज दी गई ताकि रिश्वत की लालच ही खत्म हो जाए, मगर पकड़े जाने पर सजा बहुत सख्त करी गई। साथ ही साथ उन्होंने ट्रस्ट बिल्डिंग का काम शुरू करा। इस जीरो करप्शन पॉलिसी ने सिंगापुर को दुनिया के सबसे भरोसेमंद बिजनेस हब्स की लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया। एंड फिर हुई ग्लोबल हब एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत। रिसोर्सेज ना होने की वजह से सिंगापुर ने जॉब्स पर फोकस किया। सिंगापुर ने पूरी दुनिया के लिए काम करना शुरू करा और अपने छोटे साइज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यह तरक्की कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन था। सिंगापुर की कामयाबी ये साबित करती है कि अगर नीयत साफ हो और विजन बड़ा तो रिसोर्सेज की कमी कभी रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए खेती की जमीन या मिनरल नहीं थे। उन्होंने दुनिया की बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट करना शुरू करा। एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाई गई और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हद तक डेवलप कर दिया कि दुनिया भर के एमएनसीज यहां आने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने दिखा दिया कि अगर जमीन नहीं है तो टैलेंट और सिस्टम के दम पर भी इकॉनमी खड़ी करी जा सकती है। ये करने के लिए सिंगापुर को ग्लोबल हब के रूप में डेवलप करने के लिए अपनी बेहतरीन लोकेशन का फायदा उठाते हुए उन्होंने दुनिया का सबसे एफिशिएंट पोर्ट और एयरपोर्ट बनाया। आज हालत यह है कि हर 2-3 मिनट में एक बड़ा शिप सिंगापुर पोर्ट से गुजरता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज की कमी के बावजूद इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट किया गया और जुरोंग जैसे दलदली इलाकों को बड़ी फैक्ट्रीज में बदला गया और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करा और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करके और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बना के सिंगापुर को मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल जायंट बना दिया। ली कुआन येन सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक विजनरी नेता थे। उनका मकसद सिंगापुर को सिर्फ अमीर बनाना नहीं बल्कि उनके लिए बेहतरीन बनाना था। ये इकोनॉमिक जीनियस का स्ट्रोक था जो कि उन्होंने लो टैक्सेस और प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसीज के साथ गवर्नमेंट ने फ्यूचर के लिए बहुत मजबूत रिजर्व जमा किए और सिंगापुर को एक देश की तरह ट्रीट नहीं बल्कि कंपनी की तरह ट्रीट करने लगे, जो विदेशी कंपनियों में इन्वेस्ट करती और जो भी प्रॉफिट बनाती उसे अपने देश में लाती और अपने देश के कामों में लगाती। सिंगापुर ने सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया, जिससे सिंगापुर ने स्टैंडर्ड टैक्स ऑन स्पेंड मॉडल के बजाय कंपलसरी सेविंग सिस्टम पर जोर दिया ताकि लोग खुद अपने घर और रिटायरमेंट के लिए पैसे बचा सकें। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने हमेशा सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले 50 सालों का सोचा। उन्होंने लो टैक्सेस एंड बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज रखी ताकि विदेशी पैसा देश में आए। साथ ही बहुत मजबूत रिजर्व्स बनाए ताकि मुश्किल वक्त में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। गवर्नमेंट ने पैसा सिर्फ खर्चा नहीं बल्कि उसे फ्यूचर की जनरेशन के लिए बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी सिटी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत सीरियसली लिया और अपनी पॉलिसीज का हिस्सा बनाया। एक विकसित देश के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों का लाइफस्टाइल और शहर का ऑर्गेनाइज होना भी बहुत जरूरी है। हाउसिंग रेवोल्यूशन यहाँ पे वो लेकर आए। स्लम्स हटाकर मॉडर्न हाउसिंग बनाई गई ताकि नागरिक के पास अपना घर हो और वो देश से जुड़ा हुआ महसूस करे। गार्डन सिटी बनाने का भी उन्होंने सपना देखा। उसके तहत उन्होंने लाखों पेड़ लगवाए ताकि इन्वेस्टर और लोगों को एक डिसिप्लिन, साफ और ऑर्गेनाइज देश का मैसेज मिले। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज भी जो है वो लगाए गए। सफाई, डिसिप्लिन और सेफ्टी को लेके बहुत सख्त कानून बनाए गए, जिसकी वजह से सिंगापुर की इमेज जो है वो एक फाइन सिटी के रूप में यहाँ पे बन के निकल के सामने आई। पर जैसा बोलते हैं ना, यहाँ पे हर सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ प्राइस यहाँ पे पे करना पड़ता है। हर बड़ी कामयाबी की कीमत होती है और सिंगापुर ने भी इस तरक्की के लिए कुछ समझौते किए। इस ग्रोथ की सफाई में लिमिटेड स्पीच, कंट्रोल्ड मीडिया और बहुत सख्त कानून लगाए। काफी लोग इसे सॉफ्ट अथॉरिटिज्म कहने लगे। इन पॉलिसीज पर डिबेट आज भी जारी है, मगर वहां की कामयाबी सुरक्षा और अमीरी के सवालों पर भारी पड़ती है। आज सिंगापुर की जीडीपी पर पर्सन दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों से ज्यादा है। इनके पास वर्ल्ड क्लास पोर्ट, दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट और एक ऐसा पासपोर्ट है जो पूरी दुनिया के दरवाजे खोलता है। लेकिन ये उनकी असली कामयाबी नहीं। असली कामयाबी ये है कि एक ऐसा आइलैंड जिसके पास 1965 में ना सोना था, ना तेल था, ना ही पीने का पानी, आज दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमीज की कतार में सबसे आगे खड़ा है। ये कोई इत्तेफाक या किस्मत नहीं बल्कि एक मास्टर प्लान या बेहतरीन डिजाइन था। सिंगापुर का सक्सेस फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जीरो करप्शन और एक लॉन्ग टर्म विजन। हालांकि आज उनके सामने एजिंग पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे नए चैलेंजेस खड़े, मगर सिंगापुर की दास्तान हमें सिखाती है कि देश का साइज कभी मैटर नहीं करता। मैटर करती है वहां की सोच, ईमानदारी और कड़ी मेहनत। उन्होंने सिर्फ सरवाइव नहीं किया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया जाता है। अगर एक छोटा सा आइलैंड जिसके पास कुछ भी नहीं था आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है, तो सवाल यह है बाकी देश क्यों नहीं?
आप लोगों को क्या लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेके जो सिंगापुर ने यहाँ पे की? 1965 में एक ऐसा देश जिसके पास कुछ भी नहीं था, टू बिकम दी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री अक्रॉस दी ग्लोब, कैसे बना? ये सारी चीजें जो है वो सिंगापुर ने करी। ये बहुत कुछ सिखाता है आपके पर्सनल लाइफ में भी, बट यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंटली कैसे एक देश जो है वो यहाँ पे आगे ग्रो हो सकता है। आपके जो भी थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।